हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे गति में अपन ने विस्थापन, दूरी और वेग पढ़ लिया था। गति के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ रहे वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन को सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं त्वरण। क्या कह सकते हैं बच्चों? त्वरण। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा त्वरण। तो देखो बच्चों, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में किसी भी समय अंतराल में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तन होता है। वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न होता है। वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो इसका मान विभिन्न समयों पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता।
परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अर्थात अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन, अर्थात वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय, परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को वेग के अनुपात को त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अर्थात स्मॉल a इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन टी या T2 माइनस T1। अंतिम वेग माइनस v माइनस यू बटा T2 माइनस T1 या T लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय में परिवर्तन। आगे देखो बच्चों। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u से t समय में बदलकर स्मॉल t समय में बदलकर स्मॉल t समय में बदलकर स्मॉल v हो जाता है। तो त्वरण A बराबर v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी, ए बराबर। ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह है एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बता लो बच्चों यहां तक। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों इससे संबंधित क्वेश्चन जो अपने बुक में है। क्वेश्चन है बच्चों, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। का वेग प्राप्त करता है। का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में अगले 5 सेकंड में अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। दोनों स्थितियों में साइकिल के वेग की गणना, त्वरण की गणना कीजिए। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो साइकिल की त्वरण की गणना आपको करनी है। क्वेश्चन है, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेता है।
तो पहले स्थिति में प्रारंभिक वेग स्मॉल यू इक्वल टू 0, अंतिम वेग v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है 30 सेकंड। तो त्वरण, प्रारंभिक स्थिति में त्वरण, तो त्वरण हो जाएगा त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी। तो 6 माइनस 0 बटा 30, तो 6 बटा 30, तो 6 पंजो 30, 1/5 मतलब कह सकता हूँ 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया प्रथम स्थिति में। अब देते हैं द्वितीय स्थिति में देखो प्रारंभिक वेग क्या होगा द्वितीय स्थिति में, प्रारंभिक वेग वो हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग वो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना है बच्चों, कितना है 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड। ठीक है, अब वही त्वरण बराबर u अंतिम वेग 5 माइनस प्रारंभिक वेग 6/5, तो माइनस का 1/5 बराबर हो जाएगा माइनस का 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस का 0.2 मीटर, ये 4 मीटर है, 4 मीटर है, सॉरी मैंने ये 5 ले लिया है, 4 है। तो यहाँ 4 लोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो माइनस के 0.4 मीटर प्रति सेकंड। माइनस चिन्ह यहाँ पे ये निर्धारित करता है कि जो वस्तु है, जो वाहन है, वो ब्रेक लगा रहा है, मतलब उसमें मंदन उत्पन्न हो रहा है, रुक रहा है। और प्लस का मतलब उसके लगातार वेग बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इक्वेशन है बच्चों। बता लो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस की गति 5 सेकंड में, एक बस की गति 5 सेकंड में, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति हावर से घटकर 80 किलोमीटर प्रति हावर से घटकर 80 किलोमीटर प्रति हावर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति हावर रह जाती है। 60 किलोमीटर प्रति हावर रह जाती है। 60 किलोमीटर प्रति हावर रह जाती है।
तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? बस का त्वरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को इसको एसआई में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में चेंज करना है। तो 80 किलोमीटर प्रति हावर बराबर 80 इंटू 1000 बट्टे 3600, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आंसर। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8 और 9 चौक 36, ऊपर बच गया 200/9। इसको कर सकता हूँ बच्चों 200/9। दूसरा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको लिखता हूँ 60 गुणा 1000 बटे 3600 मीटर प्रति सेकंड। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य से दूसरा शून्य, 3 एकम 3 और 3 6 6 36, तो ऊपर बच जाएगा 100/6। तो ये हो जाएगा बच्चों 100/6 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया बच्चों प्रारंभिक u और ये हो गया अंतिम v, घटकर ये हो जाता है, तो ये v हो गया। तो अब देखो बच्चों इसको हल करते हैं। t अपने पास है कितना? 5 सेकंड है, समय t सेकंड में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? v - u/t। अब v कितना है इसमें? 100/6 माइनस कितना है? 200/9/5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो देखो बच्चों एलसीएम लेने पे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य लेने पर इसका आएगा 18। तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों 18 इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 6 तिया 18, 3 और 3 को 100 से गुणा करोगे तो 300 माइनस 9 1 दूना 18 2, तो 2 को 200 से गुणा करोगे तो 400। तो ये बच जाएगा, हो जाएगा बच्चों अपने पास 300 माइनस 400 बट्टे 18 गुणा 5 कह सकता हूँ। 300 में से गया 4 तो माइनस के 100 बट्टे 8 पंजे 40, 5 में 5 और 4 9 90। तो ये हो गया माइनस का 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक हो, माइनस में आंसर आएगा इसका। पहले अपने को एक ही इकाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, किलोमीटर पे पूछे तो मीटर, सेकंड को मिनट में चेंज कर लो या घंटे में चेंज कर लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है।
एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए एक समान त्वरण के साथ चलते हुए एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है की चाल प्राप्त कर लेती है की चाल प्राप्त कर लेती है की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हल के लिए पहले u इक्वल टू 0, v इक्वल टू कितना है 40 किलोमीटर प्रति हावर। इसको चेंज कर रहा हूँ तो 40 इंटू 1000 बट्टे 3600। तो 0 से 0, 0 से 0, फिर 4 एकम 4 और 9 चौक 36। तो ये बच गया 100 बटे 9। 100 बटे 9। और समय किस में दिया हुआ है मिनट में, तो उसको भी सेकंड में चेंज करना है। समय बराबर दिया 10 मिनट, तो 10 इंटू 60 बराबर 600 सेकेंड। तो त्वरण बराबर v माइनस u बटा t। तो 100 बटा 9 माइनस 0 बटा टी कितना 600। तो अपन कर सकते हैं 100 बटा 600 गुणा 9। 0 से 0, 0 से 0, तो 1 बटा 9 55 छिंगा 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 बटा 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उतार दो। तो इस त्वरण से जो है वो रेलगाड़ी अपनी स्पीड को पकड़ते रहेगी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों इसमें। क्वेश्चन है बच्चों, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, जिसका व्यास
200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। चालीस सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। और उसका विस्थापन क्या होगा। और उसका विस्थापन क्या होगा। बीस मिनट 20 सेकंड बाद में इसका विस्थापन क्या होगा। तो देखो बच्चों, आंसर का हल अपने को लेना है। तो सबसे पहले एक वृत्तीय पथ और इसका व्यास जो है वो दे रखा अपने को 200 मीटर। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है कि एक चक्कर 40 सेकंड, जैसे यहाँ से व्यक्ति स्टार्ट हो रहा है और वापस यहाँ तक आने में उसको लिखिए 40 सेकंड। एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लगती है। तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे। 1 गुणा 60 तो 60 सेकंड। तो 2 × 60 बराबर 120 सेकंड। 120 प्लस ऊपर 20 तो कितने हो गए 140 सेकंड। कुल सेकंड कितने हो गए 140 सेकंड। मतलब व्यक्ति 140 सेकंड में कितनी तय करेगा। तो देखो 40 सेकंड में 1, फिर 80 सेकंड में 2, फिर 120 सेकंड में 3 और फिर 160 सेकंड में 4। लेकिन कितनी अपने 140, तो आधा यहाँ तय करेगा। यानी बिंदु ए से व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचेगा। 2 मिनट 20 सेकंड पर व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचेगा। तो इसकी दूरी ज्ञात करनी है पहले। तो पहले दूरी ज्ञात करनी, तो इसका व्यास कितना है 200 मीटर। व्यास कितना है 200 मीटर व्यास है। तो अब इसकी दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी बच्चों क्षेत्रफल से निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि 2 पाई आर से 2 पाई आर परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 × पाई का मान 22/7 × आर का मान व्यास का आधा 100। तो ये हो जाएगा 44 × 100/7। 4400/7। ये तो आ गई दूरी। पाई आर हो जाएगा 1। (4400 / 7) 628। इसकी परिधि होगी 628.57। 628.57 628.57 ये हो गई परिधि। मतलब एक चक्कर की दूरी, तो दूसरे चक्कर की दूरी प्लस 30 ढाई चक्कर, तो ये हो जाएगा 628.57 गुणा 2.5। तो ये जाएगी कुल दूरी। कितनी जाएगी कुल दूरी 1571.42।
1571.42 मीटर, ये होगी दूरी। अब पूछ रही है तो हो गई दूरी। अब पूछ रहा है विस्थापन, तो विस्थापन बिंदु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, तो विस्थापन हो जाएगा 200 मीटर। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाता है, तो विस्थापन हो जाएगा इसका 200 मीटर। ठीक है बच्चों, और फिर कल देखते हैं बच्चों इससे आगे। धन्यवाद।